नमस्कार दोस्तों। एक मुलाकात ज़रूरी है कार्यक्रम में मैं हूं आपका साथी सजीव सारथी और आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक बहुत ही खास मेहमान से जो दूरदर्शन में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रह चुके हैं और बॉलीवुड में अभी हाल ही में प्रदर्शित फिल्म ग्लोबल बाबा में भी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का काम किया है। स्वागत है आपका हमारे शो में हर्षवर्धन ओझा जी। नमस्कार संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। अच्छा ओझा जी, सामान्यतः हम समझते हैं कि प्रोड्यूसर यानी वो शख्स जो या तो फिल्म में पैसा लगाता है या फिर फिल्म के बनने के लिए जो जरूरी इंतजामात है वो करता है, पर यहाँ भी बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं जैसे क्रिएटिव प्रोड्यूसर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आदि। आप सबसे पहले तो हमें यही बताइए कि एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की भूमिका होती क्या है? देखिए, फिल्म मेकिंग एक टेक्निकल प्रोसेस है और यह एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट है। मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति फिल्म का मैनेजमेंट कर लेगा वह व्यक्ति दुनिया में कुछ भी कर सकता है। अब जैसा कि आपने पूछा, प्रोड्यूसर वह व्यक्ति है जो पैसा लगाता है। बिल्कुल आपने सही सोचा। प्रोड्यूसर और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर दोनों दो रोल हैं जो फिल्म के सबसे अहम किरदार में होते हैं, और हम यूँ कहें कि फिल्म मेकिंग का सबसे बड़े ये जरिया होते हैं तो गलत नहीं होगा। पूरी फिल्म इनके दरोमदार पे ही निर्भर होती है और पूरी फिल्म का मैनेजमेंट इनके ऊपर ही डिपेंड होता है। बट मूलतः एकमात्र जो अंतर यह है दोनों के बीच में, वह यह है कि प्रोड्यूसर वह व्यक्ति होता है जो फिल्म मेकिंग के लिए पैसे इन्वेस्ट करता है, यानी कि अपने पैसे लगाता है वो, और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर वह व्यक्ति होता है जो प्रोड्यूसर के उस पैसे को लगाने के बाद फिल्म मेकिंग का सारा मैनेजमेंट, जो फिल्म बनने से लेकर फिल्म के प्री प्रोडक्शन से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन से लेकर और फिल्म रिलीजिंग तक जो सारा मैनेजमेंट जो देखता है वह एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होता है। अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो आप ये समझ सकते हैं कि फिल्म मेकिंग के दौरान कोई भी चीज़, चाहे वो डायरेक्टर का सिलेक्शन हो, चाहे वो शूटिंग का अरेंजमेंट करना हो, शूटिंग के सामान को लाने का हो, या पूरी शूटिंग को एक प्रॉपर तरीके से शूटिंग संपन्न कराना हो, वह सारा काम का दारोमदार वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के ऊपर ही डिपेंड होता है और उसके कंधों पर ही निर्भर होता है। अगर आपके फिल्म का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर सही है तो फिल्म बहुत सही तरीके से आप निकाल पाएंगे, और अगर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की तरफ से कोई गलती हो गई तो फिल्म मेकिंग बहुत ही कठिन हो जाता है। ओके, यानी कि एक पूरा मैनेजमेंट आपके जिम्मे रहता है जहाँ पे आपको एक्टर्स अरेंज कराने हैं, म्यूजिक डायरेक्टर अरेंज कराने हैं, यानी कि एक पूरी फिल्म जो है वो बहुत हद तक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के कंधे पे चलती है। अगर हम ऐसा कहें तो ये गलत नहीं होगा। बिल्कुल सही समझा आपने, और मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूं तो आप ये समझ लीजिए कि पूरी फिल्म का एग्जीक्यूशन शुरुआत से लेकर रिलीजिंग के डेट तक, इनफैक्ट रिलीजिंग के 1 महीने बाद तक, सब कुछ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के हाथ में डिपेंड है। और उन्हें ही सारे पैसों का मैनेजमेंट भी देखना है, कहाँ पैसे हमारे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, कहाँ कम खर्च हो रहे हैं, कौन सी चीज़ हमें किस वक्त पे चाहिए। ये बहुत बड़ा मैनेजमेंट है। मैं आपको बताऊं, फिल्म मेकिंग और कुछ हद तक चुनाव, इलेक्शन मैनेजमेंट दोनों लगभग बराबर है। अंतर सिर्फ ये है कि फिल्म मेकिंग में आपका डेडलाइन है, आपके हर समय पैसे आपके दांव पे लगे होते हैं। अगर आप थोड़ी चूक किए कि आपका 5 लाख 10 लाख रुपये बर्बाद हो गया। और इलेक्शन में थोड़ा आपके पास ज़्यादा समय होता है। ये बेसिक अंतर है। अदरवाइज आप ये समझें कि जितने दिन शूटिंग होती है, आमतौर पे 50 दिन की शूटिंग होती है, तो आप ये समझ लीजिए कि फिल्म मेकिंग एक यह ऐसी प्रक्रिया है कि आप एक दिन में 5 लड़कियों की शादी का मैनेजमेंट कर रहे हैं। यानी अगर आप 50 दिन तक शूटिंग कर रहे हैं तो 50 को आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 250 मैरिज का मैनेजमेंट कर रहे हैं। और मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा मैनेजमेंट है। मैं आपको बताऊँ, शादी में आपके घर में आप जब शादी करते हैं तो बेटी के लिए जो दूल्हा देखते हैं वो एक दामाद होता है। फिल्म मेकिंग में पूरा क्रू ही दामाद है। अगर आप 150 लोगों की टीम लेके चल रहे हैं तो 150 के 150 लोग आपके दामाद हैं, और आपको हर आदमी का ख्याल रखना है। कोई एक कड़ी टूट गई तो फिल्म मेकिंग पर इसका बुरा असर पड़ता है, और अगर यूँ कहें तो डायरेक्ट इसका पैसा असर आपके फाइनेंस पे पड़ता है और आपकी फिल्म की बजट भाग जाती है। तो फिल्म विद इन बजट बने, फिल्म समय पर बने, फिल्म सही तरीके से बने, ये सब कुछ फिल्म में हर एक्टर, हर कलाकार, हर आदमी, सारा मैनेजमेंट, चाहे वो किसी शूटिंग का लोकेशन का व्यवस्था, हर चीज़ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के हाथ पे डिपेंड करता है। ओझा जी, बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया। वाकई बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। अच्छा, आप थोड़ा सा हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ आपने पत्रकारिता से शुरुआत करी थी, तो कैसे आप पत्रकारिता से फिल्म दिन जगत में आए, और
आपका पहला असाइनमेंट क्या था और कैसे आपको ये अनुभव प्राप्त हुआ? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, मूलतः मैं एक एक्टिविस्ट पत्रकार रहा हूँ और अपने शुरुआती दिनों के से ही मैं वह पत्रकारिता करते आ रहा हूँ जिससे लोगों का सरोकार जुड़ा हो, जिससे कुछ लोगों को फ़ायदा हो। दिल्ली में मैंने कई सारे सोशल इश्यूज़ पे अपनी आवाज़ उठाए हैं अपने पत्रकारिता के माध्यम से, और मैं आपको बता दूँ, मैं एक एनजीओ भी चलाता हूँ और अपने उस एनजीओ के माध्यम से हमने समय समय पर कई बड़े बड़े मुद्दों को हमने उठाए हैं, चाहे वो जेसिका मर्डर केस हो या फिर कॉमनवेल्थ गेम कंस्ट्रक्शन जो हो रहा था यमुना के किनारे, उसके खिलाफ भी हमने आवाज़ उठाए। दिल्ली में एम्स में जो रिजर्वेशन के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था उसमें भी हमने अपनी आवाज़ उठाई। समय समय पर हमने कई बड़े बड़े आवाज़ उठाए। इस आवाज़ में हमारे मित्र कपिल मिश्रा, जो अभी वर्तमान में दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं, उनका भी बड़ा सहयोग रहा। वो भी काफ़ी बड़े लेवल पे इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ अपनी उठाते रहे हैं। तो मैं भी शुरू से ये चाहता था कि मैं वह काम करूं जिसमें लोगों को फ़ायदा हो। अगर फिल्म मेकिंग में भी आए तो फिल्म मेकिंग बता दूं, फिल्म मेकिंग का उद्देश्य भी इसी से जुड़ा हुआ है। फिल्में भी मैं वैसी बनाना चाहता हूं जिससे लोगों को कुछ मैसेज पहुंचे। ग्लोबल बाबा इस कड़ी में हमारा पहला कदम है, जिसके तहत हमने लोगों को मैसेज देने में हम सफल रहे हैं कि आपकी आस्था सस्ती नहीं है और आपका वोट भी सस्ता नहीं है। दोनों का आप इस्तेमाल बड़े तरीके से करें। ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी आके आपको मतलब बेवकूफ़ बना दे और आप उसके इमोशन में बह जाएं और आप सब कुछ उसके ऊपर लौटा दें। और आज के डेट में हम लोगों किसी को भी हम बाबा बना देते हैं और उनके प्यार में हम पागल हुआते हैं। उसी प्रकार इलेक्शन को भी लेकर है। इलेक्शन में भी कोई भी व्यक्ति आता है, खड़ा होता है, हम उसके लिए पीछे भाग जाते हैं और बिना पता किए कि वो व्यक्ति हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए कितना अच्छा होगा। तो फिल्म मेकिंग आने का उद्देश्य भी यही है कि मीनिंगफुल फिल्में समाज को दिया जाए और कुछ ऐसे मैसेज समाज तक पहुँचे जिससे लोगों को फ़ायदा हो। और इसी सिलसिले में मैंने आपको बताया ग्लोबल बाबा पहला प्रयास था और ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। और विजय, अब थोड़ा और डिटेल से बताऊं तो विजय बंसल जी जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं वो हमारे बड़े अच्छे मित्र थे और हमारे पास एक कंसेप्ट था और हम उस कंसेप्ट को लेकर गए और उनको ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा और वो तुरंत तैयार हो गए कि नहीं, इस कंसेप्ट पे फिल्म बननी चाहिए। तो फिल्म मेकिंग भी एक्टिविज़म से जुड़ा हुआ है। फिल्म मेकिंग मैं आपको बता दूं, आगे भी जितनी फिल्में बनेंगी उसमें मेरा एक्टिविज़म का रूप आपको दिखेगा और मैं बहुत जल्द एक नई फिल्म डायरेक्ट भी करने वाला हूं, तो सही समय पर मैं इसके बारे में आपको जानकारी भी दूंगा। तो मूलतः मैं आपको छोटे शब्दों में बताऊं तो एक्टिविज़म मूल उद्देश्य है, चाहे वो मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो पत्रकारिता के थ्रू हो, चाहे वो फिल्म के थ्रू हो या फिर एनजीओ के रूप में हो। हमारा एनजीओ है एक हेल्दी एजिंग इंडिया करके, हम जिसमें एल्डरली हेल्थ पे काम कर रहे हैं। आपको बता दें इस देश में एल्डरली हेल्थ के लिए सिर्फ 10 डॉक्टर हैं और बहुत कम लोगों को मालूम है कि जेरेट्रिक्स एक डॉक्टर होता है जो एल्डरली हेल्थ को देखता है। तो उसके लिए हम लोग, जैसे पेडियाट्रिक्स बच्चों के डॉक्टर होते हैं, जेरेट्रिक्स डॉक्टर होते हैं सीनियर सिटीजन के, बट बहुत कम लोगों को मालूम है। हम उसके लिए भी मुहिम चला रहे हैं हेल्दी एजिंग इंडिया के तहत। और अभी हाल में ही हमने एक प्रोग्राम किया जिसमें माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी भी आए थे और हमारे काम को सराहा। तो हमारा प्रयास है मूलतः समाज के लिए हम कुछ कंट्रीब्यूट कर जाएं, चाहे वो जिस रूप में हो, और फिल्म मेकिंग भी इसी कड़ी में एक हमारा एक छोटा सा प्रयास है। सर, ग्लोबल बाबा आपने जो बनाई ये मतलब इसकी योजना कैसे बनी? मतलब ये आपका थॉट जो था ये आपकी तरफ से आया या किसी ने आपको सजेस्ट किया तो आपने सोचा कि हाँ ये एक सोशल इशू है और इस पर फिल्म बननी चाहिए? कैसे ये पूरा एक थॉट डेवलप हुआ और किस तरह से आपने सोचा कि इस पे एक पूरी फिल्म बनाई जानी चाहिए? देखिए, फिल्म मेकिंग की योजना पिछले कई दिनों से चल रही थी। 2-3 सालों से दिमाग में था कि फ़िल्म मेकिंग में अपना योगदान देना है और कुछ ऐसी फिल्में बनानी है, मीनिंगफुल फिल्में, जिसके थ्रू लोगों तक सही मैसेज जाए और लोगों को एक सही मीनिंगफुल फिल्में बनाकर दी जाए। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि जो फिल्में आज बन रही हैं वो सही नहीं हैं या उनमें मैसेज नहीं है। हर फिल्म में अपनी एक मैसेज होती है और हर आदमी, हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर एक अच्छा प्रयास कर रहा है कि समाज को एक अच्छी फिल्म दी जाए। बट मेरी भी एक अपनी सोच थी कि मैं भी कुछ ऐसी कुछ सोच को अपनी रख सकूँ, समाज तक पहुँचा सकूँ। जहाँ तक ग्लोबल बाबा का सवाल है, ग्लोबल बाबा का जो एक कंसेप्ट था, जो स्टोरी थी, जो कहानी की परिकल्पना थी, जो मेरे मित्र थे उन्होंने इसकी परिकल्पना की थी। वो भी मीडिया से जुड़े हुए हैं, पीटीआई में पहले काम करते थे, फिर जी न्यूज़ में उन्होंने काम किया, सूर्य कुमार उपाध्याय। तो हम दोनों बहुत करीब मित्र थे और हम दोनों के दिमाग में चल रहा था कि हम लोग कुछ फिल्म मेकिंग में आ जाए और फिल्में कुछ बनाई जाए। तो उनके पास एक कंसेप्ट था और स्टोरी थी और मुझे काफ़ी अच्छी स्टोरी लगी और मैंने उनको कहा कि इस स्टोरी पे फिल्म बननी चाहिए, आप चिंता न करें, मैं कहीं ना कहीं से इस फिल्म के लिए फाइनेंस अरेंज करूँगा।
और इस फिल्म को बनाकर ही हम लोग रहेंगे। और हमने एक, आप ऐसा सोचिए कि हमने ठान रखा था कि इस फिल्म को बनाना है। तो इसी कड़ी के तहत मैंने कई अपने 2-3 दोस्तों के पास मैं गया यह बोलने के लिए कि आप इस फिल्म के लिए फाइनेंस कीजिए, और जिसमें से कि विजय बंसल जी को यह काफ़ी पसंद आया और उन्होंने कहा कि नहीं हर्ष जी, ये फिल्म कंसेप्ट बहुत अच्छा है और आप इस फिल्म को बनाने के लिए आगे बढ़िए, मैं इसके लिए पूरा फाइनेंस करूँगा। तो इस तरीके से गुलोल बाबा की नींव पड़ी और विजय बंसल जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हम आज इस फिल्म को लोगों तक पहुंचाने में सफल रहे हैं। न सिर्फ सफल रहे हैं, लोगों तक हम यह मैसेज पहुंचाने में भी सफल रहे हैं कि इस देश में जो धर्म के नाम पे जो लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, उनसे आप बच के रहिए। जो पॉलिटिशियंस हैं, जो लोगों को झांसी में रखकर वोट मांगते हैं, उनसे बच के रहें। तो यह एक मैसेज हम लोगों तक पहुंचा पाने में सफल रहे और गुलोल बाबा उसकी उस प्रक्रिया में यह पहला कदम था। और दूसरी बात यह कि चूँकि मैं पिछले 10 साल से दूरदर्शन में कार्यरत था और दूरदर्शन में काम करते वक्त मुझे कई लोगों से मेरा रूबरू मुझे होना पड़ा, और इनफैक्ट मैं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन डिवीज़न में काम कर रहा था। और डेवलपमेंट कम्युनिकेशन डिवीज़न एक वह डिपार्टमेंट है जहाँ से गवर्नमेंट के सारे पब्लिक मैसेज ब्रॉडकास्ट होते हैं, चाहे वो पीएसयूज़ के मैसेज हों, चाहे किसी भी मिनिस्ट्री के मैसेज हों। तो मैं उसी डिपार्टमेंट को देख रहा था और चूँकि मेरा काम ही था कि सोशल मैसेज लोगों तक पहुँचाएँ। जो आप टीवी पे छोटे छोटे स्पॉट देखते हैं 30 सेकंड के जो ऐड आते हैं, जिसको हम टेक्निकल भाषा में हम स्पॉट बोलते हैं, तो सारे मिनिस्ट्री का स्पॉट मैं देख रहा था और सारे मिनिस्ट्रियों को मैं लाइजनिंग कर रहा था, सारे मिनिस्ट्रियों से मैं संपर्क में था। तो एक मेरे अंदर एक दूरदर्शन में काम करते करते मेरे एक अंदर एक नींव भी पड़ गई कि मुझे जो भी मैसेज देना है, जो भी काम करना है, वो सोशल मैसेज पे ही करना है। तो शायद यह रीज़न था कि मेरी थॉट प्रोसेस भी उस तरीके की हो गई और मैं ऐसे लोगों के संपर्क में था और लोगों ने भी मेरे काम को देखा था और उनको लगा था कि नहीं, यह व्यक्ति, यह लड़का ये काम कर जाएगा और इसके साथ मतलब अगर हम पैसा लगाएं या इस काम को स्टार्ट करें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो गुलोल बाबा उसी का मतलब यह नतीजा है। अच्छा ओझा जी, जब आपने ये सब्जेक्ट चुना तब आपको अंदाज़ा तो होगा कि ये काफ़ी विवादों में घिरने वाला सब्जेक्ट होने वाला है। तो पहली फिल्म में आपने एक विवादात्मक सब्जेक्ट चुना और उम्मीद तो रही होगी आपको कि कुछ अड़चने आएंगी। तो क्या मतलब थोड़ा सा बताइए कि किस किस तरह की अड़चने आपको आई और कैसे आपने उसको फेस किया और फाइनली फिल्म कैसे लोगों तक पहुंच पाई? जी, हमें डे 1 से मालूम था कि यह एक विवादास्पद सब्जेक्ट है, इसके ऊपर हंगामा मच सकता है, लोग इसको पता नहीं समझ पाएँ, हमारे मकसद को समझ पाएँ या नहीं समझ पाएँ। हमारे कलाकारों को भी बड़ी शंका था कि ये फिल्म कैसे रिलीज होगी, जब यह सब्जेक्ट मार्केट में आएगा तो उस पर हंगामा मचेगा। इस सब्जेक्ट को लेकर हम जब रवि किशन के पास गए तो उन्हें लगा रही ये सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोग इसको कैसे आगे ले जा पाएंगे, सरकारी अड़चनें आएंगी, लोग इसके खिलाफ़ हो जाएंगे। बट हम कहीं ना कहीं अपने कलाकारों को भी समझाने में सफल रहे कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमने उनको समझाया कि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, हमारा उद्देश्य यह है कि जो ढोंगी बाबा हैं, जो ढोंग के नाम पे समाज को ठग रहे हैं, समाज में लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपने धंधा चला रहे हैं, अपना एम्पायर खड़ा कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम ये मुहिम चलाना चाह रहे हैं। तो कलाकारों को भी समझ में आया। हम पंकज त्रिपाठी के पास गए, उनको भी थोड़ा शुरू में शंका था कि यह सब्जेक्ट कैसे हम ले जा पाएंगे, बन पाएगा। संजय मिश्रा भी थोड़े आशंकित थे। संदीपा धर जो पहले दबंग 2 में काम कर चुकी थी और हमारी फिल्म की नायिका हैं, उनको लगा यह कैसे हम बना पाएंगे। बट कहीं ना कहीं हम सबको यह समझाने में सफल रहे कि हमारा उद्देश्य क्या है। और सच बताऊं तो फिल्म मेकिंग में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा हमें। हमारे पास कई सारे कॉल आए हिंदू संगठनों के, जो महाराष्ट्र के कई सारे संगठन थे जिनके पूरे वर्ल्ड में विंग फैले हुए हैं, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, कई जगहों से हमारे पास कॉल आए कि इस फिल्म को बंद कीजिए आप। हमारे पोस्टर के खिलाफ कई सारे फ़ोन आए कि बाबा को आपने कैसे बंदूक लेते हुए दिखा दिया है, पीछे बंदूक बाबा ने ले रखा है, उसके खिलाफ कई सारे कॉल आए। बट हमने सबको बहुत तरीके से समझाया, बहुत सलीके से समझाया कि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम धर्म के खिलाफ कुछ अपमानित करें, लोगों की भावनाओं को हम आहत पहुँचाएँ। हमारा उद्देश्य ये है कि ढोंगी बाबा जो इस समाज में नए नए बाबा रोज़ आ जा रहे हैं, जो अपना बड़ा बड़ा एम्पायर खड़ा कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमारा मुहिम था। तो कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आया कि नहीं, हमारा उद्देश्य सही है। सेंसर बोर्ड में भी हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा, शूटिंग के समय कई सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हमारे कलाकारों को, रवि किशन को, संजय मिश्रा को लोग घेर लेते थे, पंकज त्रिपाठी को घेर लेते थे, जो हमारे बाबा बने मनु सिंह लोग, उनको घेर लेते थे, पत्थर चलाते थे लोग। लेकिन बहुत तरीके से लोगों को हमने कन्विंस किया, समझाया कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य सही संदेश लोगों तक पहुँचाना है। सेंसर बोर्ड ने भी कुछ कट किए, हमने उस कट को
फेरबदल किया और उनको, और सेंसर बोर्ड को भी हम समझाने में सफल रहे कि हमारा उद्देश्य क्या है। तो अंततः बहुत मुश्किलों के बाद इस फिल्म को हमने बनाया और लोगों तक हम इस फिल्म को ले जा सकें, क्योंकि हमारा उद्देश्य बिल्कुल साफ था, लोगों को साफ़ सुथरी फिल्म देना और लोगों को एक सही सार्थक मैसेज लोगों तक पहुंचाना। अच्छा ओझा जी, जितने भी ये विवाद हुए और जितनी परेशानियां आपको सामना करना पड़ा, उन सब का कुछ पॉजिटिव फ़ायदा भी शायद आपको हुआ। फिल्म को काफ़ी चर्चा मिली, काफ़ी लोगों को पता लगा कि हाँ कुछ इस तरह की फिल्म आ रही है, और कहीं ना कहीं ये जो नेगेटिव पब्लिसिटी थी ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। लोग रिलेट कर रहे थे एक दूसरे से, तो थोड़ा फ़ायदा हुआ, पॉजिटिव फ़ायदा हुआ। लोग फिल्म की चर्चा में आई, लोगों की जुबान तक फिल्म गई, लोग जान गए। अब इंडस्ट्री में आज हर आदमी जानता है कि हाँ गुलोल बाबा एक फ़िल्म बनी है, दिल्ली के नए लोग हैं जिन्होंने फिल्म बनाया है, तो चर्चा हुई, पॉजिटिव फ़ायदा हुआ, इस बात को मैं इनकार नहीं कर सकता। लेकिन उद्देश्य ये नहीं था कि नेगेटिव पब्लिसिटी फैलाकर चर्चा कमाया जाए या चर्चा में आया जाए। उद्देश्य ये था कि मैसेज पहुंचाया जाए, और हम इस उद्देश्य में कामयाब रहे। लोगों तक हमारा मैसेज पहुंचा, फिल्म इंडस्ट्री में मैसेज पहुंचा, लोगों तक में मैसेज पहुंचा, फिल्म के जो जानकार हैं उन तक हमारा मैसेज पहुंचा, तो हमारे लिए पॉजिटिव फ़ायदा हुआ। सारे जो न्यूज़पेपर हैं, सारी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसने इस फिल्म को सराहा, चाहे द हिंदू हो या टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स हो, अमर उजाला, हिंदुस्तान, सब ने फिल्म को एक अच्छी रेटिंग दी। 3 से कम रेटिंग हमें नहीं मिला। पहली फिल्म थी हमारी, 3 रेटिंग अच्छा माना जाता है, और सब ने कहा है कि नई तरह की फिल्म है, इस फिल्म को देखी जानी चाहिए, नए लोगों ने फिल्म बनाई है, कुछ नयापन लेके आ रहे हैं। फिल्म तो पीके भी बनी, फिल्म ओ माय गॉड भी बनी, बड़े कलाकार थे, बट उनका मैसेज अलग था, हमारा मैसेज दिखाने का बिल्कुल अलग था। तो लोगों ने सराहा, लोगों ने पसंद किया, ये फ़ायदा हुआ हमें, और फिल्म लोगों तक पहुंच पाई, मीडिया तक पहुंच पाई, क्रिटिक तक पहुंच पाई, तो थोड़ा बहुत फ़ायदा मिला, ऐसा मैं इनकार नहीं कर सकता। जी ओझा जी, आपने बहुत अच्छी तरह से ये मैसेज कन्वे किया फिल्म के माध्यम से, और फिल्म काफ़ी हद तक इस आपके जो उद्देश्य है उसको कन्वे करने में कामयाब भी रही है। मतलब आपको ये बताइए, थोड़ा सा हमें ये बताइए कि इस फिल्म को जब आपने कॉन्सेप्ट आपने डिज़ाइन किया, और उसके बाद क्योंकि आप एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रहे फिल्म के, तो थोड़ा सा बताइए कि इस फिल्म को बनने में कुल कितना समय लगा, मतलब फ्रॉम द प्लानिंग टू फाइनल एग्जीक्यूशन। जी संजीव जी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि फिल्म मेकिंग एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, और जो व्यक्ति है मैनेजमेंट कर लेगा वो दुनिया में कोई भी काम कर सकता है। पूरे फिल्म मेकिंग, चाहे वो आप नए फिल्म मेकर्स हों या यशराज हों या धर्मा प्रोडक्शन हो, फिल्म मेकिंग मिनिमम 1 साल का काम प्रक्रिया है। 1 साल से कम में फिल्म बनाकर आप रिलीज़ कर ही नहीं सकते, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, दुनिया का कोई व्यक्ति। मैं आपको बता दूं, दुनिया का कोई व्यक्ति फिल्म शुरुआती दौर से, मतलब शुरुआती दौर मीन्स की फिल्म कंसेप्ट लिखे जाने से लेकर और रिलीज़ करने तक की बात कर रहा हूँ मैं, तो यह पूरी प्रक्रिया को लगने में मिनिमम 1 साल लग जाते हैं। वैसे तो 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं, लेकिन मिनिमम जो मैं बता रहा हूँ, मिनिमम मतलब जो आइडिया कंसीव करने से लेकर और लोगों तक फिल्म को सिनेमा घरों तक पहुंचाने तक की बात मैं कर रहा हूं, वो मिनिमम 1 साल की प्रक्रिया है। हमें भी लगभग इतने समय लगे, 1.5 साल लग गए। हम जुलाई में इस प्रोजेक्ट को हमने लेकर गए थे 2014 में, और जो है पहले 5-6 महीने तो आपको प्री प्रोडक्शन में लग जाते हैं, 3-4 महीने आपको स्क्रिप्ट लिखने में लग जाते हैं, फिर 2-3 महीने आपको प्री प्रोडक्शन की तैयारियां होती हैं, कौन से कलाकार होंगे, कहाँ शूटिंग करना है, कहाँ परमिशन लेने हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। फिल्म मेकिंग मैंने कहा बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, तमाम चीज़ें, कई सारे तार इसके साथ जुड़े होते हैं। यह कोई छोटा सा चीज़ नहीं है। मीडिया जो पत्रकारिता की मीडिया है और फिल्म मेकिंग में बहुत अंतर है। फिल्म मेकिंग में तमाम चीज़ें आपको एक साथ करने होते हैं, कई चीज़ लोगों को एक साथ लेके चलना होता है। परमिशन का चाहे खबर हो या फिर किसी लोगों को लेकर आने का हो, चाहे कोई कॉस्ट्यूम का हो, डिजाइनिंग का हो, पोस्टर डिजाइनिंग हो, म्यूजिक मेकिंग हो, साउंड हो, बैकग्राउंड हो, ऑडियो साउंड हो, तमाम चीज़ें हैं, सबको लेकर चलना होता है। तो हमें भी लगभग 1.5 साल लग गए प्रोजेक्ट कंसीव करने से लेकर और फिल्म को फाइनल लोगों तक ले जाने में, और बहुत टीडियस रिगरस हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है फिल्म मेकिंग के लिए। आप यूँ कहें कि जब तक आप फिल्म मेकिंग कर रहे हैं, आप अपने परिवार से आपको बहुत ही कम समय देना पड़ता है, बहुत कम समय बिता पाते हैं अपने परिवार के साथ। हम शूटिंग के दौरान हम 2-2, 3-3 महीने हम लगातार घर से बाहर रहे हैं, और चूँकि शूटिंग ब्रेकअप होकर एक वन गो में शूटिंग नहीं होती है, ब्रेक करके हम शूटिंग करते हैं। कई बार हमें अलग अलग ऐसे लोकेशंस पे जाने होते हैं जहाँ पर आप फ़ोन भी कई बार काम नहीं करते हैं, ऐसे भी लोकेशंस होते हैं। और पूरी फिल्म मेकिंग में आपको अपने परिवार को इग्नोर करना पड़ता है, परिवार से आप दूर रहते हैं,
और बहुत कठिन समस्याओं का सामना करके फिल्म मेकिंग करते हैं आप, तब हम जाकर लोगों तक यह मैसेज पहुंचाने में सफल हो पाते हैं। वैसे लोगों को बड़ा आसान लगता है, फिल्म 3 घंटे या 2 घंटे में वो इंटरटेन कर लेते हैं, बट इसके पीछे की जो फिल्म मेकिंग की जो प्रक्रिया है बहुत लंबी प्रक्रिया है। कई लोगों का मेहनत लग जुड़ा हुआ होता है। जो आप पर्दे पे देखते हैं वो सिर्फ कुछ एक लोग होते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कई लोगों का बहुत बहुत मेहनत है। सारे टेक्नीशियंस, कैमरामैन, जो डीओपी के असिस्टेंट होते हैं, साउंड के असिस्टेंट होते हैं, टेक्नीशियन, लाइट, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के असिस्टेंट, तमाम लोग, चाहे वो आपके कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हों या फिर वो आपके जो ड्रेस मैन हों या फिर वो आपके जो मेकअप मैन होते हैं, कई लोग, मतलब पूरी टीम एफर्ट से 150 लोगों का पूरा हुजूम आपके लिए तैयार रहता है हर समय काम करने के लिए। बहुत प्रोफेशनलिज्म चाहिए। बॉलीवुड को सलाम, बॉलीवुड के लोगों को सलाम। बहुत मेहनत करते हैं वो लोग आप तक सही फिल्मों को आप तक ले जाने में, और तमाम लोगों का मेहनत होता है और ये 1.5 साल का रिगरस मेहनत होता है। जी ओझा जी, और आपकी बात सुनकर मुझे लगता है कि हमारे काफ़ी सारे श्रोता अब इस फिल्म मेकिंग के पीछे की जो मेहनत है, जो हार्ड वर्क है, उसके बारे में भी समझ पा रहे होंगे। और मात्र हम कई बार 1-2-3 घंटे की फिल्म देखकर हम सिर्फ एक लाइन में अपना वर्डिक्ट दे देते हैं कि अच्छी है या ख़राब है, बट थोड़ा सा हमें ये बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी मेहनत है, और उन सब लोगों ने मिलकर एक चीज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, तो हम उसे थोड़ा सा समय ज़रूर दें अपनी राय बनाने में, और उसको थोड़ा सा और अच्छे से एनालाइज कर अपने वर्डिक्स दें। तो मतलब ये फिल्म जब सब लोगों के सामने आ चुकी है, और मैं जानता हूँ कि काफ़ी अच्छे इसके रिव्यूज़ भी मिले हैं, मगर कुछ ऐसा एक रिस्पॉन्स, आप कोई ऐसी प्रतिक्रिया जो आपको मिली हो जिसे सुनकर आपको लगा हो कि हाँ, आपकी मेहनत पूरी तरह से सफल हुई है, कुछ ऐसा अगर है तो थोड़ा सा शेयर कीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ़िल्म मेकिंग, मैंने आपको कहा कि बहुत बड़ा गैम्बल है, और सामान्य रूप से बॉलीवुड में 1000 से 1500 फिल्में बनती हैं हर एक साल। बट आपको जान के आश्चर्य होगा कि फ़िल्म एक साल में 150 के आसपास ही फिल्में रिलीज हो पाती हैं, 150 से 200 के बीच में। यानी आप दूसरे शब्दों में ऐसे समझें कि 800 फिल्में बन नहीं पाती हैं। 1000 फिल्में जो बनती हैं उसमें से 800 फिल्में थिएटर का मुंह नहीं देख पाती हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है फिल्म मेकिंग के साथ। फिल्में रिलीज होना ही बहुत बड़ी बात है, और नए फिल्मकारों की फिल्में तो मैं आपको बता दूं कि 3-3, 4-4 साल तक पड़ी रहती हैं। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा कि हम अपनी फ़िल्म को, पहली फ़िल्म लाने गए और हम अपनी पहली फ़िल्म को सही समय पे हमने पर्दे तक पहुंचा दिया। ये इससे बड़ा अचीवमेंट बॉलीवुड के लिए नहीं हो सकता, किसी फिल्म के लिए नहीं हो सकता। ये अचीवमेंट सिर्फ मेरे लिए ही नहीं है, हमारे लिए ही नहीं है, और भी कोई जो फिल्मकार हैं जो पहली फिल्म बनाते हैं और फिल्म को सही समय पे रिलीज़ कर लेते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। चूँकि पैसे, फिल्मों में बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद होते हैं, और यही रीज़न है कि जो 700-800 जो फिल्में जो धरी की धरी रह जाती हैं, जो बॉक्स ऑफिस का मुंह देख नहीं पाती हैं, डब्बे में पड़ जाती हैं, उसमें करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होता है। देश का भी नुकसान होता है, प्रोड्यूसर का भी नुकसान होता है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी सफलता, हम ये कहें कि यही सबसे बड़ी सफलता तो यही है। उसके बाद अगर आप दूसरे अर्थों में सफलता की बात करें तो हमारी फिल्मों को लोगों ने इतना सराहा। हम कई क्रिटिक्स के पास फिल्म को दिखाने के लिए ले गए, जिसमें आपके जो हैं तरुण आदर्श हों, चाहे आपके जो बॉलीवुड के जो कोमल नाथा हों, उनको विश्वास नहीं हुआ कि ये फिल्म, जब कोमल नाथा को फिल्म दिखाने के लिए ले गए, वो बिल्कुल अनजान थे। हमने कहा नए लोग हैं, हम फिल्म बनाए, आप प्लीज़ फिल्म देखिए। तो कंसेप्ट उनको इतना पसंद आया, उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल देखूंगा इस फिल्म को। और वो फिल्म प्रीव्यू के लिए हमने उनको बुलाया, फिल्म देखने के लिए आए। वो फिल्म देखने के बाद वो स्टन रह गए, बोला हैट्स ऑफ, क्या फिल्म बनाई है आप लोगों ने, पहली फिल्म। सनी देओल जी को हमने फिल्म दिखाया, बहुत पसंद आया उनको। हमारे म्यूजिक लॉन्च में भी आए, हमारे प्रीमियर शो में भी आए, उन्होंने बहुत सराहा। हमारे जो डायरेक्टर है मनोज तिवारी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और सनी देओल ने बहुत तारीफ़ की फिल्म को। सलमान खान तक हमारा मैसेज गया। बॉलीवुड में कई, गुलजार जी को हमने अप्रोच किया, उनको दिखाया, हमने हरिप्रसाद चौरसिया जी को दिखाया, सब ने फिल्म की तारीफ़ की। और तो सब, किसी को विश्वास नहीं हुआ कि नए लोगों ने फिल्म इतनी जल्दी बना दी और रिलीज़ कर ली। तो ये मैं कहूँ कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि लोगों ने सराहा, लोगों ने तारीफ़ की, और लोगों ने कहा अच्छी फिल्म आप बनाए, मीनिंगफुल फिल्म आप लोगों ने बनाया है, और फिल्म को सही समय पर आपने लाया। मतलब आपने डिले नहीं किया, आपने टाइम बॉन्ड के अंदर फिल्म को रिलीज़ किया, आपने वन गो में फिल्म बनाया, और बनाने के साथ साथ रिलीज़ भी कर लिया। तो ये इस तरह की तमाम जो है शुभकामनाएं मिले। हमारे पास कई फ़ोन आए, कुछ एम्बेसडर्स के फ़ोन आए, कुछ कैबिनेट मिनिस्टर हैं,
मैं नाम ही ले पाऊँगा अभी, उनकी शुभकामनाएं संदेश आए हैं। दिल्ली के कई मंत्री हैं जिन्होंने शुभकामना संदेश दिया, कहा कि बहुत कमाल की फिल्म है, आप फिल्म में और आगे भी ऐसे मीनिंगफुल फिल्में बनाते रही हैं। तो बहुत प्रोत्साहन मिला, बहुत हमें हिम्मत मिला, हमें लगा नहीं हम इस काम को और अच्छे से कर सकते हैं। लोगों ने सराहा, कई लोगों ने हमें अप्रोच कर रहे हैं कि आप फिल्म बनाइए, कई लोग हमारे पास फाइनेंसर आ रहे हैं कि हम पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, आप और फिल्में बनाइए, इस तरह की और कोई मीनिंगफुल फिल्में बनाइए। तो यह अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है और मैं यह लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी इन्वेस्टर्स हैं, कोई भी जो फिल्म में पैसा लगाना चाहते हैं, उनके लिए हम तैयार हैं और उनके लिए हम एक सही लोग साबित होंगे और उनके इन्वेस्टमेंट का हम ख्याल रखेंगे और उनका सही जो उनकी जो इस इंडस्ट्री में आने की जो मंशा है वो हम पूरी करेंगे। जी ओझा जी, बहुत बड़ी अचीवमेंट ही कहेंगे इसको, क्योंकि एक आउटसाइडर होने के बावजूद आप इंडस्ट्री तक पहुंचे, आपने ये कमाल कर दिखाया, ये वाकई काबिल तारीफ़ है और इसके लिए हमारी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई। आने वाले समय में अभी क्या योजनाएं हैं अभी आपके पास, मतलब एट द मोमेंट किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं आप? जी, आने वाली एक फिल्म और पाइपलाइन में है जिसका नाम है डीएनए ऑफ लव, जिसमें अध्ययन सुमन हीरो हैं, शेखर सुमन के जो बेटे हैं वो हैं, और एक नई हीरोइन है शिल्पा, जिनको हमने लॉन्च किया है। तो डीएनए ऑफ लव भी काफ़ी अच्छी फिल्म है, इसमें हम यूथ को मैसेज देना चाह रहे हैं। यह एक साइको लवर की कहानी है जो हमेशा शक करते रहता है, तो किस प्रकार यूथ जो है डिस्ट्रैक्ट होके अपनी सारी एनर्जी बर्बाद कर देते हैं, वो बर्बाद ना करें अपनी एनर्जी और फोकस होके चैनलाइज होके अपनी एनर्जी को खर्च करें और अपने जीवन में सफलता पाएं। यह मैसेज उस फिल्म में वह फिल्म डीएनए ऑफ लव इन्हीं सारी संदेशों को लेकर जनता तक आएगी और मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म जो है इस सेकेंड हाफ में, यानी कि सितंबर अक्टूबर के आसपास लोगों तक पहुंच जाएगी डीएनए ऑफ लव। तो ये फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन फेज़ में अभी है, शूटिंग सारी हो चुकी है और इसके बाद जो बताया मैं आपको कि हम एक नया प्रोजेक्ट और शुरू करने वाले हैं, जिसका मैंने बताया कि आपको उसके कलाकारों के बारे में सही समय पे सही जानकारी दूंगा। लेकिन आपको मैं थोड़ा सा हिंट दूं कि वह फिल्म एक बहुत बड़े सोशल मैसेज पर आधारित होगी, जो दिल्ली से रिलेटेड कहानी है और गर्ल चाइल्ड को लेकर, गर्ल इशूज़ को लेकर वो फिल्म है। जो मैसेज हमारे मोदी जी लोगों तक पहुंचा रहे हैं उस पर वो फिल्म आधारित है। लेकिन मैं अभी उसके एग्जैक्ट सब्जेक्ट को मैं अभी बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि यह प्री अर्ली होगा उसके बारे में डिस्कस करना। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि उस फिल्म को मैं डायरेक्ट भी करूंगा। हमारे साथ मेरे एक मित्र होंगे जो हम लोग दोनों मिलके इस फिल्म को बनाएंगे और वह फुल्ली सोशल इशूज़ पे डिपेंड होगा और वह एक ऐसा सोशल इशू है जो इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, वर्ल्ड की इशू, वर्ल्ड प्रॉब्लम है, वर्ल्ड इशू है। वो उस इशू पे हम फिल्म बना रहे हैं। छोटा सा हिंट दूँ तो मैं वो एक गर्ल रेप के ऊपर वो फिल्म होने वाला है, गैंग रेप के ऊपर वो फिल्म बनेगी और इस फिल्म को हम इस साल के अंत तक शुरू करने वाले हैं। अभी उसके शुरुआती दौर में उसके सारे काम, स्क्रिप्टिंग और स्क्रीन प्ले चल रहा है। तो वह एक नई फिल्म है जिसमें हम प्रोड्यूसर के साथ साथ डायरेक्टर भी होंगे। तो फिलहाल ये दो फिल्में हैं, एक डीएनए ऑफ लव जो सितंबर के आसपास रिलीज होने वाली है, अध्ययन सुमन उसमें मुख्य कलाकार की भूमिका में हैं, देव शर्मा है जो टी सीरीज की जो फिल्म आई थी जिसमें गाना था पानी पानी पानी, उसमें वो मुख्य भूमिका में थे। तो देव शर्मा है, अध्ययन सुमन है डीएनए ऑफ लव में, और जो नई फिल्म है जिसका नाम अभी हम बता नहीं सकते आपको, जो अक्टूबर में आसपास हम शूटिंग करेंगे, वो गैंग रेप के ऊपर इस फिल्म होगी जो कि एक इंटरनेशनल इशू है। बहुत बहुत धन्यवाद ओझा जी, आपने अपना कीमती समय दिया। आपसे बात करके हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ये जितने भी आने वाले आपके प्रोजेक्ट्स हैं इन सब के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे और चर्चाएं आपके आने वाली फिल्मों की भी होती रहेंगी इसी कार्यक्रम में। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बुलाया और हमसे रूबरू हुए हैं आप और हम दोनों ने गुफ्तगू की। अपने श्रोताओं का ये बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने काफ़ी पेशेंस के साथ हमारी फ़िल्म के बारे में और आने वाली फ़िल्म के बारे में सुना। मैं सबको ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग फिल्म मेकर्स को इंकरेज कीजिए, किसी फिल्म को बहुत आसानी से खारिज मत कीजिए क्योंकि इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। हाँ, अपने जो कंस्ट्रक्टिव जो मैसेज हैं वो लोगों तक दें, फिल्म मेकर्स को बताएं और जो कंस्ट्रक्टिव मैसेज हैं उसको आप बताएं ताकि हम लोग अपनी जो गलतियाँ हैं उसको ना दोहराएं और अपनी गलतियों को सुधारने में हम कामयाब हों।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपका धन्यवाद, दर्शकों का धन्यवाद, नमस्कार। लगी मुझको इश्क की लगन, दिल पे रहा ना काबू, तूने जब से देखा मुझको ये जा हुआ बेकाबू, धड़कन में जो शोर मच रहा